दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास होने वाला है और अब तक के जो माइलस्टोन रहे हैं उनमें एक और बड़ा माइलस्टोन आज हम ऐड करने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2019 से लेके अभी तक हम डायरेक्ट सेलिंग के कामयाब लीडर्स को सुन चुके हैं, हम ट्रेनर्स को सुन चुके हैं, हम लोग दूसरे क्षेत्र के कामयाब लोगों से भी मिल चुके हैं, लेकिन आज स्पेशली डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे जो स्पीकर हैं वो न केवल मात्र आपको सिखाएंगे अपितु तो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे और वो ये एहसास दिलाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को जो सोशल रिकॉग्निशन है वो मिलना स्टार्ट हो गया है और अब हिंदुस्तान के कुछ विश्वविद्यालय डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में पीएचडी करवाने लग गए हैं। हिंदुस्तान के जो चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे पीएचडी की, प्रथम श्रेणी में जो लोग आते हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम है और अक्सर आप उनको सुनते हैं आईडीएस, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे। मैं बहुत रोमांचित हूं और बहुत अच्छा फील कर रहा हूं आपको इनवाइट करते हुए। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ। डॉक्टर साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी, और प्लेजर मेरा है सर, सारा प्लेजर मेरा है आपके साथ आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हमने आपका कमिंग सून का वीडियो डाला था सर और कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, कुछ मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। मनीष गैसवे ने लिखा है एक्सपर्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कमिंग ग्रेट सर। मोहित भार्गव ने लिखा है एक्सीलेंट, फर्स्ट टाइम आई हियर दैट समवन डिड पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। विकेश कश्यप लिख रहे हैं कमल भाई ग्रेट गोइंग, सुपर्ब। संदीप विश्वास ने लिखा है इट इज गुड टू सी दैट हाई क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट फोकसिंग ऑन डायरेक्ट सेलिंग, फोकसिंग ऑन एजुकेशन इन डायरेक्ट सेलिंग बाय डायरेक्ट टॉक। और डॉक्टर संगम सैनी ने लिखा है ओशम सर, कमल सर से आज कमाल होने वाला है। चलो, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद सर। हमारी पूरी व्यूअर्स बहुत रोमांचित हैं सर, मेरी तरह। और आपकी बैकग्राउंड जानने के लिए पर्सनली मैं बहुत उत्सुक हूं कि आपकी बैकग्राउंड कहां से आई और फिर जो आपने ये सब्जेक्ट चुना, पीएचडी किया आपने डायरेक्ट सेलिंग में, हम उस पर बातचीत करेंगे। राइट सर। जितने भी व्यूअर्स हैं सुरेंद्र चैट विद सुरेंद्र वत्स के, उन सभी को मेरा नमस्कार। और सुरेंद्र जी, आपको भी हार्दिक धन्यवाद कि आपने शो पे मुझे बुलाया। और जितने रोमांचित आप हैं उतने ही रोमांचित मैं भी हूँ, है ना। और जिस दिन आपका कॉल आया था उसी दिन से खैर रोमांचित हूँ। मुझे बहुत ही आपके शो को मैं बड़ा पसंद करता हूँ और अपने ग्रुप में मैं काफी इसको प्रमोट भी करता हूँ। तो थोड़ा सा जैसे आपने बैकग्राउंड के बारे में पूछा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसा आपने बता दिया, नाम कमलकांत वशिष्ठ है और हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। और हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है जिसे सोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि शिमला से 50 किलोमीटर दूर है और शिमला और कसौली के बीच में स्थित है। तो बड़ा ही सेंट्रली लोकेटेड जगह है और क्लाइमेटिकली बहुत सुंदर जगह है। वहां पर ही मेरा जन्म हुआ और वहीं पर ही मेरी पढ़ाई हुई है सारी की सारी। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया। मेरी जो फैमिली है उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। मेरे फादर एक गेजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हुए हैं। मेरी जो मदर है वो हाउस वाइफ है, और हाउस वाइफ भी नहीं बोल सकते उन्हें, वो एक बिजनेस वुमन है, मतलब सेमी बिजनेस वुमन है। और हाउस वाइफ होने के साथ साथ वो बिजनेस काफी सारे करते रहते थे। तो फैमिली में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट था। जो मेरे फादर है वो बड़े ड्रीमर है, तो जितने भी ड्रीम्स थे उनसे मैंने सीखा है कि किसी भी सपने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनका आज जो कुछ सोचेंगे तो कल को वो करके ले आएंगे। जब जिस दिन गाड़ी लेने की सोचते थे तो बस एक ही दिन में वो फैसला लेते हैं, कुछ भी जो उनका मन करता है वो कर देते हैं। ड्रीमर है। मेरे मदर जो है वो एक वर्कोहॉलिक लेडी है, मतलब इतना काम करते हैं कि अभी भी आज की डेट में भी हम हैरान होते हैं, कोई उनके बराबर काम नहीं कर सकता। और मेरी वाइफ है, बहुत ही लविंग वाइफ है, फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, 2 बहुत सुंदर सुंदर और बहुत अच्छे संस्कारों वाले बच्चे हैं। और जो मेरी वाइफ भी है उन्होंने भी खूब वेल एजुकेटेड है, लेकिन उन्होंने अपना जो इनिशियल करियर है वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया बच्चों की परवरिश के लिए, क्योंकि हम दोनों का ये मानना था कि जो इमोशनल कनेक्ट एक माँ बच्चे को दे सकती है वो कोई भी और नहीं दे सकता है।
तो ये थोड़े से फैमिली है। और मैं आपको बैकग्राउंड अगर बताऊं तो मैंने 2001 में एमबीए अपनी कंप्लीट की, और 2001 में एमबीए कंप्लीट करने के बाद फिर मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में कदम रखा, और 2001 से 2012 तक 11 साल के अंदर मैंने 8 करियर चेंज किए सर, 8 करियर, है ना। तो मेरे घर वालों को भी ये लगता था, तो कोई एंटरप्रेन्योरल मैंने वेंचर शुरू किया। तो मैं सबसे पहले मैंने जॉब की आईबीएम में, फिर 3 साल वहां जॉब की, थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, बिजनेस स्टार्ट किया कोई, है ना। फिर उसके बाद वो जो बिजनेस स्टार्ट किया वो फेल हो गया, या कुछ भी हुआ, चलो, है ना, फेल तो खैर कभी नहीं हुए बिजनेस में, लेकिन कुछ कारण रहे कि वो नहीं चला इतना अच्छा। फिर दोबारा से जॉब में स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल पे गए, फिर वहां से थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, इंश्योरेंस में काम स्टार्ट किया था, तो रिलायंस, टाटा, अच्छी कंपनीज में काम किया, फिर वहां से थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, फिर एक फ्रेंचाइजी लिए, एक और बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर वहां पर थोड़ा सा बैक ट्रैक हुए, वहां से फिर से जॉब शुरू की, फिर बिजनेस किया। तो 6 बार ऐसा हुआ, और फाइनली 2012 में मैं एकेडमिक्स में आया, और वो भी एक बिजनेस वेंचर मेरा फेल हुआ, उसके बाद में एकेडमिक्स में मैंने कदम रखा। तो जब मैं 11 साल में 8 मैंने करियर चेंज किए, तो मेरे घर वालों को भी थोड़ा सा शक हो गया। तो ऐसा बोला जाता है, आपने सुना होगा कि अगर आदमी बहुत बार बार जल्दी जल्दी अगर अपना करियर चेंज कर रहा है, तो या तो वो किसी लायक नहीं है ना, या फिर उसको वो मिला नहीं है जिसके वो लायक है अभी तक। तो थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2012 में मैं एकेडमिक्स के अंदर आया, और जब मैं एकेडमिक्स के अंदर आया तो मुझे आज 8 साल हो गए शूलिनी यूनिवर्सिटी में। शूलिनी यूनिवर्सिटी एक बहुत ही डायनेमिक यूनिवर्सिटी है, सिर्फ 10 साल हुए हैं इसको अभी एग्जिस्टेंस में आए हुए, और अभी से इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमने बना दिए हैं। मतलब पेटेंट फाइलिंग की बात करें तो हाईएस्ट पेटेंट फाइलर है हम, बहुत सारी आईआईटी से भी ऊपर है, और बहुत सारी, मतलब बहुत सारी उपलब्धियां हैं। रिसर्च सेंटर की यूनिवर्सिटी है, रिसर्च में हमारा एक एच इंडेक्स होता है, तो एच इंडेक्स हमारा बहुत सारे आईआईएम से, बहुत सारी आईआईटी से ऊपर है। तो बहुत ही डायनेमिक यूनिवर्सिटी में हम काम करने का मौका मिला, और इन्होंने मुझे पूरी आजादी दी जो भी कुछ करने की, और जो मेरा एक एंटरप्रेन्योरल बेंट ऑफ माइंड था वो यहाँ आके सेटिस्फाई हुआ, और शूलिनी यूनिवर्सिटी में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक लेवल से असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू किया था, आज की डेट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और डायरेक्टर ई लर्निंग हूँ, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जो हैंडल करता हूँ। तो ये थोड़ा सा सफर है मेरा अभी। दैट्स ग्रेट सर। आपने बहुत सारे काम किए, जैसे आपने बताया एमबीए किया 2001 में, और जॉब भी किए, बिजनेसेस भी किए, और डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी भी आपने की। आईडीएसए के प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपने कभी ये सोचा था कि चैट विद सुरेंद्र वत्स में भी जाने का मौका मिलेगा? सर देखिए, जो डायरेक्ट सेलिंग वाला पार्ट था वो मैंने आपके साथ कवर नहीं किया थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन में। मैं सोच रहा था कि उसको आगे चल के आपके साथ, लेकिन आपने जिक्र छेड़ ही दिया है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2002 से मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएटेड रहा। और आप इस क्वेश्चन को ज्यादा सीरियस मत लेना, मैंने तो फन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है सर। चलो, तो मैं आपको वैसे सच बात बताता हूँ, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आने का सोचा नहीं था कभी ऐसा, क्योंकि वैसे जो, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो बहुत फॉलो करता हूं मैं इस चैनल को। मैंने शुरू से देखा है, काफी समय से मैंने इसको देखा है, और मुझे एक बड़ी आपके अंदर और अपने अंदर, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है लाइफ के, तो मेरा जो लाइफ का प्राइमरी लक्ष्य है वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना, तो चलो सभी का है हमारा, लेकिन उसके अलावा जो एक प्राइमरी मेरा लक्ष्य है वो है डायरेक्ट सेलिंग को उसकी पहचान दिलाना, और डायरेक्ट सेलिंग को एज एन इंडस्ट्री इंटीग्रेट करना। और उसके लिए जो मैंने रास्ता चुना है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक्स में लेके आना है। तो डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक्स में लेके आने से ऐसा लगता है मुझे कि जो स्टूडेंट है, जो एक यंग ब्लड है, जो यूथ है, उन्हें इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो नेचुरली जो क्रेडिट वर्दीनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वो बढ़ेगी। तो चैट विद सुरेंद्र वत्स में आने की सोची नहीं थी, लेकिन इसमें आके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। और सोचा नहीं था, अगर मैं सच बात बताता हूँ, सोचा तो नहीं था। दैट्स ग्रेट सर। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार आपसे बात की फोन पे, और उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया रिकॉर्ड के लिए, वो 2 घंटे से ज्यादा की बातचीत रही, और मुझे याद नहीं रहा कि लगातार मैंने 2 घंटे से ज्यादा कभी किसी से बात किया होगा। और वो बात, इतनी लंबी वार्तालाप इसलिए चल पाई क्योंकि आपका जो विजन है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि जिस मिशन पे हम लोग लगे हुए हैं, आपसे मिलने के बाद, आपसे बातचीत करने के बाद में हमारा हौसला बहुत बढ़ गया, और हमें लगा कि जिस मुहिम में है उस मुहिम में डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ पहले से ही काम कर रहे हैं, और हम लोग मिलके अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में
बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर डाल सकते हैं। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो आपने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को जो एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म दिया है, आप एकेडमिक फेस भी डायरेक्ट सेलिंग का है आज के टाइम पे। सो वो बेहतरीन काम आप कर रहे हैं सर। और अगला मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि पीएचडी तो आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट थे, एक्चुअली किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते थे आप, आपने डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों चुना पीएचडी के लिए? सर ये भी एक मतलब इतिहास है। जैसा हमने बात की कि 2002 से मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ गया और एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ा, खूब अच्छी कंपनी के साथ जुड़ा। ये भी मतलब एक भगवान का एक आशीर्वाद रहता है, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा कुछ ढूंढ रहा था। और आपको पता है, जो एक लुकर होता है, जो एक एम्बिशियस आदमी होता है, उसको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको ग्रैब करता है। तो भगवान की दया से मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छी कंपनी का साथ मुझे मिला, जेन्युइन कंपनी का साथ मुझे मिला, और मैं उसमें काम करता रहा। लेकिन जो मेरा माइंडसेट था, और क्योंकि एक माइंडसेट, एम्प्लॉय माइंडसेट को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, मेरे पूरे के पूरे खानदान में सब एम्प्लॉयज रहे थे, तो वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद फिर ऐसा भी एक कभी ऐसा लगता था कि यार बिजनेस अगर है तो बिजनेस जिसमें 15-20-50 लाख ना लगे वो बिजनेस नहीं है। और मुझे लगता था कि ज्यादा बिजनेस नहीं मैं इसको, लेकिन हालांकि आहिस्ता आहिस्ता करता रहा, इंटरमीडिएटली करता रहा, और बड़े सारे बिजनेस भी किए और उसमें भी अपने हाथ जलाए। जॉब्स में मैंने काफी काम किया। और अगर मैं आपको बात करूं कि जब एकेडमिक्स में 2012 में मैंने कदम रखा, तो एकेडमिक्स में आने के बाद, जैसे सभी को पता होता है कि यार एकेडमिक्स में अगर रहना है, मुझे पसंद आ गया एकेडमिक्स, और मुझे लगा कि यार यहाँ हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं लोगों की लाइफ में, और मैं बहुत एंजॉय करने लगा टीचिंग को। तो मेरे जितने भी कलीग्स थे, जो गुणीजन मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर डायरेक्ट सेलिंग, अगर तुमने एकेडमिक्स में रहना है तो आप पीएचडी जरूर कीजिए। तो मैंने कहा यार चलो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। तो उसमें भी उन्होंने फिर गाइड किया कि पीएचडी लेकिन ऐसी चीज में करना जिस चीज के अंदर आपको खूब ज्यादा कॉन्फिडेंस हो और जिससे आपका लगाव हो। तो डायरेक्ट सेलिंग में हालांकि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम नहीं किया था, लेकिन एक सब्सटेंशियल लेवल तक काम किया था। ऐसा नहीं है कि वहां कोई फेलियर थे, खूब अच्छे लेवल पे काम करते थे। सोलन जैसी जगह के लिए सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप हमारा था, और बहुत सारी मीटिंग्स जितनी भी होती थी सभी हम ऑर्गेनाइज करते थे। तो बिजनेस चाहे जैसा भी किया, लेकिन हम स्टूडेंट बड़े अच्छे रहे डायरेक्ट सेलिंग के। तो मेरे पास बहुत सारी, आज भी मेरे पास तकरीबन 500-600 ज्यादा ही होंगी, मतलब कैसेट्स और सीडीज और बुक्स। तो खैर पूरी लाइब्रेरी मेरे पास अपनी पूरी एक अलमीरा भरी हुई है। तो स्टूडेंट बड़े, और मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, मतलब बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा नॉलेज है। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं पीएचडी, और यही विचार मन में लेके आए कि डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी करेंगे। एक और कारण भी था जो छोटा ऐसा, वो ये कारण था कि क्योंकि मीटिंग्स का मुझे बड़ा शौक था, मैं बड़ा एंजॉय करता था मीटिंग्स में जाके। तो कई बार मीटिंग्स में जाते थे तो आपको पता है कि एम्प्लॉयर्स को किसी को अच्छा नहीं लगता है कि भाई कोई उनका एम्प्लॉय किसी और डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में जाए या कुछ करे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने पीएचडी इसमें ले ली तो फिर मुझे मीटिंग में जाने से नहीं रोकेगा कोई, है ना। तो फिर मैं बोल सकूंगा कि अगर मैंने मीटिंग में जाना तो मैं बोलूंगा जी मेरी तो पीएचडी इसमें हो रही है, तो मीटिंग में जाना तो मेरी मतलब मजबूरी है। तो ये भी एक कारण था कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी करने का सोचा। दैट्स ग्रेट। तो डायरेक्ट सेलिंग सर उस समय तो स्पेशली इंडिया के लिए एक नई चीज थी, और आज भी बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज है। स्पेशली अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी करने के लिए जब आपने चुना तो चुनौतियां नहीं आई, आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? नहीं सर, बहुत सारी चुनौतियां आई, ये आपने सही पूछा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मैंने पीएचडी अपनी स्टार्ट की थी 2012 के अंदर स्टार्ट की थी। और 2012, अगर आप बोलो 2011-12 एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत ही ज्यादा अगर आप बोले कि मतलब बुरा दौर था। क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए थे, है ना। बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स अरेस्ट हो गए, कंपनीज के मालिक अरेस्ट हो गए, सीईओज अरेस्ट होने शुरू हो गए, और इसको मतलब पिरामिड स्कीम्स के साथ बहुत ज्यादा लोग रिलेट करने लगे। तो बहुत सारी उस फेज को सर मैंने जिया है, और एक बड़ा लंबा आंदोलन चला था उस समय। मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है, दिसंबर 2011 से लेके और अक्टूबर 2012 तक मैं उस आंदोलन का मैंने पार्ट किया उस आंदोलन में। और उसके बाद में चीजें बदली, मेरा ये मानना भी है डॉक्टर साहब, वो बहुत बुरा टाइम था, नो डाउट बहुत सारे लोगों ने सफर किया उस समय। लेकिन अगर आज इंडस्ट्री में अगर कुछ हुआ है तो उसके बाद में इंडस्ट्री में एग्रेसिवनेस आई। उसके बाद में लगा कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर में अगर कुछ हो सकता है तो फिर किसी की कोई मतलब औकात नहीं है कि कोई कब कब सर्वाइव करेगा और कब क्या हो जाएगा।
तो इंडस्ट्री भी यूनाइट हुई, और वो मैं टाइम ऐसा मानता हूं, जैसे हम कहते हैं ना कि आग से निकलने के बाद ही सोना कुंदन बनता है, तो वो जो टाइम था वैसा था, और बिल्कुल आपने उसको देखा, और मैं प्राउड के साथ कहता हूं सर कि मैं उसका पार्ट रहा। सो आपने उन दिनों की याद दिलाई जिसको मैं प्राउड मोमेंट कहता हूं अपनी लाइफ के। सर प्लीज कैरी ऑन। एग्जैक्टली सर, वो और मुझे पता है कि आपने कितना उसमें सेक्रीफाइस किया है, और आप लोगों की वजह से ऐसा है कि शायद अगर मैं बोलूं कि मैं पीएचडी भी इसमें कर पाया तो उसमें आपका भी हाथ होगा कहीं ना कहीं, और बहुत सारे लोग जो आंदोलन में रहे थे। तो 2012 में मेरी जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी थी, तो उन्होंने हामी नहीं भरी शुरू में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को उस समय कोई बिजनेस माना नहीं जाता था, है ना, और इसको मतलब इसके बारे में समझ बहुत लिमिटेड थी लोगों की। तो रिसर्च की दुनिया में जब मैं आपको बताता हूँ मैंने रिसर्च स्टार्ट की, तो मुझे बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर 40-50 रिसर्च पेपर्स मिले, और वो बोलते थे कि रिव्यू ही पूरा नहीं होगा आपका, और हिंदुस्तान का तो एक भी रिसर्च पेपर नहीं था उस समय पे। तो लेकिन फिर मैंने थोड़े से तथ्य इधर उधर से जुटाए, और मैं अपनी मैनेजमेंट को समझा सका कि ये जो इंडस्ट्री है ये फ्यूचर की इंडस्ट्री है, और बहुत सारे यूएस में, चाइना में, जहां 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, वहां पर लोग पीएचडी कर रहे हैं इसमें, और साउथ कोरिया में, जापान में, मलेशिया में, सारी जगह लोग पीएचडी कर रहे थे। तो मैंने उनको 2-3 पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो तब कहीं जाके उन्होंने मान लिया, और मैं मैनेजमेंट का अपना बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मेरी मैनेजमेंट ने मुझे बड़ा खुला हाथ दिया यहाँ पर, और उन्हें ये पता होना चाहिए कि अच्छी स्पिरिट में काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के लिए खूब अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का भी थैंकफुल रहा। चुनौतियां बहुत आई, लेकिन जैसा आपने भी बताया कि चुनौतियों से अगर नहीं निकले तो फिर मजा नहीं है उसमें, है ना, और उसीलिए शायद आपके मंच पे भी बैठा हूं, क्योंकि पीएचडी कर पाया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर किसी और विषय में कर ली होती तो दुनिया में 36,000 विषय है, किसी भी चीज पे लोग पीएचडी करते हैं। लोग ये भी पीएचडी करते हैं कि छिपकली की पूंछ दोबारा क्यों निकल आती है, उसपे भी मेरे ख्याल 3 पीएचडी है, तो फिर शायद यहाँ आने का मौका ना मिलता। दैट्स ग्रेट सर। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनको निश्चित रूप से चाहते हैं कि वो भी इस इंडस्ट्री में आए। अगर हमारी जो यंग स्टूडेंट्स हैं सर, वो डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मार्गदर्शन देंगे? सर पहली बात तो ये है कि पीएचडी सुनने में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत, जब मैंने स्टार्ट भी किया था मुझे लगता था कि बहुत, मुझे ऐसा लगता था थोड़ी सी एक्सटेंशन है एमबीए की, जैसे एमबीए में मैंने प्रोजेक्ट किया था वैसे ही। लेकिन पीएचडी एक बड़ा पेशेंस का काम है, और जितने भी लोग जिन्होंने पीएचडी की होगी वो इससे अग्री करेंगे कि मतलब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, इसीलिए इसको बोला जाता है पीएचडी को, पीएचडी को या रिसर्च को हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इसलिए माना जाता है। बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। तो जो यंग लोग जो पीएचडी करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्यों आपने करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, है ना। पीएचडी करने का ये मतलब नहीं है कि भाई हमें एक डिग्री चाहिए। पीएचडी करने का मतलब ये है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हो, आप दुनिया को कौन सी सॉल्यूशन दे रहे हो। जैसे हमारे एक ना सर टीचिंग में एक टेक्सोनॉमी है जिसको कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बोला जाता है, और उसमें लेवल्स ऑफ लर्निंग बताए जाते हैं। तो जो लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है वो है मेमोरी, आप कितना याद रख सकते हैं चीजों को। उसके ऊपर होता है अंडरस्टैंडिंग, जब आप समझने लगते हैं चीजों को। तीसरा होता है एप्लीकेशन, फिर होता है एनालिसिस, फिर होता है इवेल्युएशन, फिर होता है क्रिएशन। तो क्रिएशन एक ऐसी स्टेज, और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली, मैं एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हूं पर मुझे बड़ा दुख होता है ये बताते हुए, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेमोरी बेस्ड है। लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग पे वो काम करता है। जो आदमी जितना ज्यादा याद रख सकता है, जो बच्चा जितना ज्यादा याद रख सकता है और जाके लिख सकता है, उसको हम उतना ज्यादा मार्क्स देते हैं। जबकि हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्रिएशन है, और क्रिएशन, पीएचडी क्रिएशन है, रिसर्च क्रिएशन है। रिसर्च में आप दुनिया को कुछ नया दे रहे हो, आप कुछ नोबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो जितने भी यंगस्टर्स जो पीएचडी करना चाहते हैं, उनको, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो ये देखें कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो, किस समस्या का निदान करना चाहते हो, क्या चीज है जो आपको मन में कचोटती है और जिसके लिए आप सोचते हो कि यार ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसका मैं कुछ सॉल्यूशन दूं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है और आपको लगता है कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो रिसर्च आपको गाइड करेगी सॉल्यूशन की तरफ, तो जरूर आइए। तो वो सिंपली सर उनके पास में कोई एक ऐसा चीज है, कारण है जिनके पास में करने का, और वो किसी भी विश्वविद्यालय में जाके अगर अपना एप्लीकेशन देते हैं कि मैं पीएचडी करना चाहता हूं, तो शायद उतनी आसानी से वो उनको उनकी एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं हो पाएगी।
शायद। तो उस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजरे हैं और आप चूंकि एक बहुत बड़ा फेस है डायरेक्ट सेलिंग में एकेडमिक का, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं ऐसे बच्चों की? हाँ, जरूर कर सकते हैं सर। पहले तो देखिए, एमबीए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एमबीए तो आपकी पहले कंप्लीट होनी चाहिए और अच्छे ग्रेड्स के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है मैनेजमेंट में, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो आपको एक बड़ा एज मिल जाता है। तो आपको अच्छे किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन के लिए आसानी होगी। और जब आप फिर उसके बाद वहां की फॉर्मेलिटीज होती हैं हर एक इंस्टीट्यूट की। आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री बन चुकी है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग, जैसे मैंने आपको अगर मैं आपको बताऊं तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं डायरेक्ट सेलिंग का। एमबीए में मैं स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करने की हम बात कर रहे हैं आपस में। तो एमबीए में जैसे मार्केटिंग फाइनेंस में पीएचडी होती है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में हम इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय इस बारे में बात कर रहे होंगे। और मैं इस शो के माध्यम से, और आईडीएसए के भी जब हमने शो किया था वहां पर भी मैं एक इनवाइट भेज रहा हूं, आह्वान करता हूं मैं अपने जितने भी मेरे डायरेक्ट सेलिंग के लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग को अपनी यूनिवर्सिटी में एज अ स्मॉल कोर्स या सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें। पहले छोटे छोटे स्टेप्स ले। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैंने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, कंटेम्पररी एंटरप्रेन्योरल बिजनेस मॉडल्स। और उसके अंदर मैं 4 चीजें पढ़ाता था। ई कॉमर्स पढ़ाता था, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाता था, फ्रेंचाइजिंग पढ़ाता था और डिस्काउंट स्टोर्स पढ़ाता था। तो एकदम से मैंने जंप नहीं किया, क्योंकि एकदम से अगर मैं बोलता डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाऊंगा तो शायद उसका अप्रूवल नहीं मिलता बोर्ड ऑफ स्टडीज से। तो लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्रूवल मिल गया। और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग फिर मैंने एज अ सब्जेक्ट, स्टैंड अलोन सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर 3.5 साल पहले। तो बेबी स्टेप्स ले, छोटा छोटा स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको इंट्रोड्यूस करने की सोचे एकेडमिक सिस्टम के अंदर। और अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली यूथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं और आप तो एटलीस्ट जानते हैं कि जितना बड़ा एक जो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए है, उतनी शायद किसी भी और इंडस्ट्री में अभी नहीं है। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। और हमारा भी मकसद यही है सर चैट विद सुरेंद्र वत्स के पीछे, कि हम एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करें जो इंडस्ट्री के लिए काम करें। पिछले दिनों हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आमंत्रित किया था और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी प्रश्न उठाया इस चीज पे कि हमारा हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की आवश्यकता है। और वो हमारे देश के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं निशंक साहब, उनसे भी मिलने वाले हैं, वो बात करेंगे। और इन सब बड़े बड़े लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है कि सर आप भी डायरेक्ट सेलिंग पे कुछ कीजिए। मैंने डॉक्टर बिंद्रा से भी रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर उज्जवल पाटनी ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, और आपने भी आह्वान किया। सर हम सब लोगों को, स्पेशली जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए। और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग स्पेशली कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और इस इंडस्ट्री की खूबसूरती डॉक्टर साहब यही है कि यहाँ पे हर फील्ड के लोग हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर हैं, किसान हैं, हर तरह के लोग हैं। और देश भर में अगर हम बातचीत करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर्स हैं, लेकिन शायद उनका ध्यान इस तरफ गया नहीं होगा। हम भी अपने लेवल पे भी कोशिश करेंगे। हालांकि आपको परेशानी बहुत हो जाएगी जब हम आपकी ईमेल आईडी या कोई नंबर शेयर करेंगे, लेकिन जब आपके पास बड़ा मिशन होता है सर, तो फिर आपको, मुझे लगता है, उस प्रकार का एंजॉय आता होगा। और आप उस प्रकार का एंजॉय कर रहे हैं जिस प्रकार मैं आपकी प्रेजेंस देख रहा हूं इन दिनों सोशल मीडिया पे। सर इससे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया कि मेरी जिंदगी का जो एक मेन मकसद है, डायरेक्ट सेलिंग के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उसमें भी ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ऐसी बात कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरा एक प्राइमरी फोकस है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री फोकस ज्यादा हो गया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस इंडस्ट्री को एज अ कम्युनिटी जो मैं दे सकता हूँ वो मैं अपनी पूरी कोशिश करने में जुटा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि भगवान की दया से भगवान ने शायद मुझे चुना है इस चीज के लिए, और उसी वजह से आईडीएसए का मंच मुझे मिला और आपका यहाँ पर देखो मंच मुझे मिला है। तो ये भगवान ने कुछ एक चुनाव किया होगा मेरा कि भाई तुम सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं हो, तुम इंडस्ट्री के लिए तुमने कुछ करके दिखाना। तो कुछ भी ऐसा होगा सर, मैं कभी शेयर जहां मर्जी ईमेल आईडीज कीजिए। जो ऐसा आपने सुना होगा कि बिजी पीपल हैव टाइम फॉर एवरीथिंग। तो और जो खासकर जो आपका जो एक लक्ष्य होता है, जो आपके दिल के करीब होता है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। दैट वंडरफुल सर। मदर टेरेसा की एक लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती है, यू कैन डू समथिंग, आई कैन डू समथिंग, बट वी बोथ कैन चेंज द वर्ल्ड।
तो आइए हम लोग एक डिजिटली हैंडशेक करते हैं सर, और हम इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। श्योरली सर, श्योरली। थैंक यू सो मच। मुझे एक चांसलर है उनका, मेरे को एक बात याद आती है। उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बोला नो वन इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ अस। तो कोई भी व्यक्ति, ये सर टीम वर्क की बात है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, है ना। अकेला चना झाड़ नहीं पोंक सकता, आपने सुना होगा। तो मिलके ही होगा सर। छोटे छोटे स्टेप्स, कुछ स्टेप्स मैं लूंगा, कुछ स्टेप्स आप लेंगे, कुछ लोग और लेंगे, और बनते बनते कारवां बनेगा। और मुझे 100% यकीन है कि आने वाले 10 वर्षों में सारे के सारे महाविद्यालयों में, सारे के सारे विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा मुकाम हासिल करके रहेगा एज अ सब्जेक्ट, एज अ कोर्स। वंडरफुल सर, ये लाइनें बहुत इंस्पायरिंग हैं, और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट डालेंगे निश्चित रूप से पर्टिकुलर इस लाइन पे कि बहुत जल्दी विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में डायरेक्ट सेलिंग की नाम होगी, एक पहचान होगी, और हम लोग फकर से बता पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग चलती नहीं है और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं है, फिर हम दिखा पाएंगे कि फिलहाल विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, और सबको मिलकर इस दिशा में काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं एक प्रश्न अक्सर सभी सक्सेसफुल लोगों से पूछता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग का जिनसे कनेक्शन रहा है, मैं उनसे पूछता हूं कि सही कंपनी और गलत कंपनी को कैसे चुने, चुनाव कैसे करें। और चूंकि आपने तो पीएचडी की है, रिसर्च किया है पूरा डिटेल में, कहीं ना कहीं, हालांकि सब्जेक्ट आपका दूसरा था क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस विषय को भी आपने छुआ होगा। एक आम डायरेक्ट सेलर अगर सही कंपनी चुनना चाहता है, या वो जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है वो ये चेक करना चाह रहा है कि उसकी कंपनी सही है या नहीं है, तो क्या कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया सुरेन जी। और चाहे बेशक मेरा जो विषय था वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स था, लेकिन यहीं से होके गुजरता है वो रास्ता। क्योंकि जब तक आपको समझ ही नहीं होगी अच्छे और बुरे की, तो तब तक आप ये भी नहीं पता आपकी जो इंडस्ट्री है वो सही है कि गलत है, कौन सी कंपनी सही है कौन सी गलत है। तब तक आप ये भी नहीं निकाल सकते कि किन चीजों से उसमें आप ग्रोथ हासिल कर सकते हो, है ना। तो निश्चित तौर पे जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मैं आपको बता देता हूं, जो भी मैंने रिसर्च से कुछ सीखा है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस की मेरी इसमें इनपुट थोड़ी कम होगी, ज्यादा इनपुट मेरी वो होगी कि रिसर्च क्या हुई है, दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इसके बारे में क्या ढूंढा है। तो हम इसमें पढ़ाते हैं 4 P's। आपने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़े ही होंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना। और वो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट था। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम बोलते हैं 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लान और प्रमोटर्स। तो प्रोडक्ट और प्राइस को हम अगर इकट्ठा लेके चले, क्योंकि आज के समय में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक सही कंपनी के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है, जैसे आपने बताया। दूसरी बात, अगर कोई एक नया व्यक्ति है जो ये जानना चाहता है कि भाई किस कंपनी के साथ वो एसोसिएट हो, तो उसके लिए भी ये जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनी सही है, वो चुनाव कर सके। कुछ ना कुछ मापदंड होने जरूरी है ना। देयर शुड बी सम यार्डस्टिक्स जिसके ऊपर हम मेजर करें उसको। तो अगर हम प्रोडक्ट और प्राइस की बात करें, तो मैं ये मानता हूं कि अब चीजें चेंज हो रही हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो प्रोडक्ट है आपका, पहली बात, प्रोडक्ट की क्वालिटी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए शिरोमणि है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट लेवल की भी है, तो भी शायद आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। हमें क्वालिटी उससे ज्यादा अच्छी देनी पड़ती है ना, जिसे कि हम रिकमेंड करते हुए हम लोगों को ये बता सकें कि ये मार्केट क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है। पहली बात, प्रोडक्ट की क्वालिटी जरूरी है कि बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और मार्केट के जो आपके ब्रांड्स हैं, जो नॉर्मल चलने वाले ब्रांड्स हैं, उनसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो प्राइस है वो आपका इस रेंज का होना चाहिए कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्राइस ही कई गुना कर दो, है ना, और फिर उसमें से वापस बांटो। अगर आप प्राइस ही बहुत गुना कर दोगे, कई गुना कर दोगे, और उसमें से कुछ पैसा आप वापस बांट रहे हो, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मनी सर्कुलेशन। आप मेरी बात का जरा थोड़ा सा गौर करना इस बात पे, तो वो भी एक मनी सर्कुलेशन। अगर आप प्राइस को इन्फ्लेट करके उसी प्राइस में से कुछ वापस कस्टमर को दे रहे हो। असली डायरेक्ट सेलिंग वो है जिसमें आप एक नॉर्मल थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा महंगा जरूर होता है। क्यों होता है महंगा? पहली बात तो क्योंकि उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, और क्वालिटी रखना मजबूरी है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि लॉजिस्टिक्स में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा होना लाजमी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 गुना कर दो, है ना। तो प्रोडक्ट और
और प्राइस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपकी क्वालिटी भी बढ़िया। एक इसमें मेरे को पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है मैंने किससे सुना था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी हिंदुस्तान के विषय में है। तो वो बोलते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका को प्रोडक्ट चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी का, और उसके लिए वो जितना मर्जी पे कर सकता है ना। तो उनको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट, हाई प्राइस चाहिए, प्रीमियम प्राइसिंग करते हैं। चाइना का जो व्यक्ति है उसको लो क्वालिटी का प्रोडक्ट चलता है और वो पैसा बहुत कम देगा, है ना। वो बोलता है प्रोडक्ट जैसा भी हो पर पैसा मैं बहुत कम दूंगा, लो क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस। लेकिन हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा चालाक है, हाइब्रिड है ना। तो हिंदुस्तान वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट तो चाहिए अमेरिका वाली क्वालिटी, और प्राइस उसने देना है चाइना वाला। तो ये जो चीजें हैं, खैर ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि लो प्राइस पे प्रोडक्ट होना चाहिए, सही प्राइस होना चाहिए, पे द राइट प्राइस। और एक और बात जो आपने ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये प्रोडक्ट अगर हम अपने घर में लेके आएंगे तो हम एक एडिशनल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं घर में, या हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको रिप्लेस कर रहे हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग जैसा हम जनरली बोलते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं इट्स द बिजनेस ऑफ लाइक बीइंग अ प्रोज्यूमर। आप कंज्यूमर से प्रोज्यूमर की तरफ को शिफ्ट हो रहे हो, है ना। तो आप अगर प्रोज्यूमर बन रहे हो तो क्या आप अपने घर के जो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी आपके घर में आ रहे थे, क्या आप उनको रिप्लेस कर रहे हो, या आप एडिशनल प्रोडक्ट लेके आ रहे हो अपने घर के अंदर। तो कई बार कुछ कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं जो हमने कभी ना सुने हैं ना देखे हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं चलो यार, क्योंकि इसके साथ अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात यही होती है प्रोडक्ट के बारे में सर, कि अगर वो प्रोडक्ट आप बिना अपॉर्चुनिटी के भी खरीदोगे तो वो प्रोडक्ट हो सकता है ठीक हो, और उसी प्राइस पॉइंट पे खरीदोगे। लेकिन अगर उस प्राइस पॉइंट पे आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे तो फिर उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब नहीं बनता है। प्रोडक्ट और प्राइस ये हो गए। तीसरी चीज प्लान है। बहुत सारे आपने सुने होंगे प्लान, बाइनरी प्लान है, मैट्रिक्स प्लान है, जनरेशन प्लान है, स्टेयर स्टेप ब्रेकअवे है ना, यूनिलेवल प्लान है, पार्टी प्लान है। आज का समय चेंज हो गया, तो आज हाइब्रिड प्लान्स का समय है। आज वो चीजें चली गई हैं जो दकियानूसी प्लान 100 साल से चल रहे थे, यूनिलेवल प्लान, ये वाले प्लान, ये नहीं चलते हैं अब। हर एक चीज चेंज हो गई है सर, है ना। तो वैसे ही आज का समय ऐसे है, आपको प्लान थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये प्लान कौन सा है। ये कोई दकियानूसी प्लान तो नहीं है 100 साल पुराना। आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स लोगों ने इंजीनियर किए हैं। प्लान्स को कंपेयर करो, उनको इन डेप्थ देखो कि प्लान, और इसका सफलता का पता कैसे चलता है कि ये प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको टेस्टिमोनियल्स दिखेंगे, कौन सी कंपनी में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, है ना, कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। प्लान जरूरी है। और चौथी चीज प्रमोटर्स, कौन लोग इस कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं, किन लोगों ने, फाउंडर्स कौन है, क्या वैल्यू सिस्टम है उनका, कुछ एथिक्स है उनके कुछ क्या। और अगर एथिक्स वाले लोग हैं, लीडरशिप कैसी है, कौन कौन लोग ऐसे हैं। कहीं ऐसे लोग तो नहीं है जो हर महीने कंपनी बदल लेते हैं। कौन लोग ड्राइव कर रहे हैं। कोई ऐसे लोग तो नहीं है जिन्होंने जो कहीं पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो आप जान सकते हैं कि कोई जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जनरली हर एक आदमी अंगुलीमाल नहीं होता, तो बहुत सारे लोग जो जनरली जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है या फ्रॉडुलेंट बैकग्राउंड होता है, वो आगे भी फ्रॉड ही करने की सोचते हैं। तो कहीं ऐसे लोग तो नहीं है ऑन द हेल्प ऑफ द अफेयर्स। तो ये 4 चीजों पे अगर आप संतुष्टि कर लोगे, प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि आप रिप्लेस कर रहे हो बजाय कि एडिशनल प्रोडक्ट लेने के, और अफोर्डेबल है और सेलेबल है, लोग खरीदे उसको। राइट। प्लान हाइब्रिड प्लान होना चाहिए, नए जमाने का प्लान होना चाहिए, एक ऐसा प्लान प्रॉफिटेबल प्लान होना चाहिए, और प्रमोटर्स ऐसे हो जिनको कि आप एज अ मेंटोर अपने लाइफ में मतलब मान सको, जिनका रिगार्ड कर सको एज अ मेंटोर। अगर इन चारों या पे कोई कंपनी उतरती है तो मेरे ख्याल से वो अच्छी कंपनी है। और ऐसा नहीं है कि एक कंपनी अच्छी है, मतलब हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उन कंपनियों में से बहुत सारी कंपनीज है जो इन चारों यार्डस्टिक्स पे पूरा उतरती हैं, और आप उन कंपनीज में से कोई भी एक चूज करो और अपना 100% उसको दो। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। और इन जो फैक्टर्स आपने बताए सर, उसमें सम टाइम एक व्यक्ति, नया व्यक्ति है, शायद वो प्लान को उतना नहीं समझ पाएगा, शायद वो प्रमोटर्स के बारे में उतना नहीं जान पाएगा, लेकिन जो सबसे पहला पार्ट आपने बताया प्रोडक्ट को लेके, वो एक ऐसा पैरामीटर है सबसे पहले वाला जो हर आदमी बड़ी आसानी से देख पाएगा कि वो पहले कौन सा साबुन यूज कर रहा है, कौन सा पेस्ट यूज कर रहा है। उससे वो मतलब एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी उस पहले पैरामीटर को चूज करे, और दूसरा फिर वो थोड़ा एक्सपर्ट से मिले, बातचीत करे, थोड़ा अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे, उन फैक्टर्स पे आ सकता है। बेहतरीन सर, ये बात आपके श्रीमुख से बोली गई है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है, तो इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है।
आपके पास डॉक्टर साहब बहुत बड़ा विजडम है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा अनुभव है, वो एक इंटरव्यू में हम लोग सम्माहित नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत जल्दी दोबारा आपसे मिलेंगे और मुझे लग रहा है आपके साथ तो हमें एक सीरीज बनानी पड़ेगी इंटरव्यू की, तो तब जाके आपके ज्ञान को हम लोग अपने व्यूअर्स तक लेके जा पाएंगे। सो आज के लिए हम लोग आपके आभारी हैं। समय हमें भी इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। आप चैट विद सुरेंद्र वत्स में आए, हमारे व्यूअर्स से आपने अपना पीएचडी तक का सफर साझा किया। अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत करेंगे उस चीज की जिसपे आपने बहुत सारा समय दिया है, जो आपने पेपर तैयार किया है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो डिटेल में हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। सो ये थे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर ई लर्निंग, सुलिनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश। पीएचडी में जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है। और डॉक्टर साहब से अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आप इसी प्रकार के सक्सेसफुल लोगों से मिलना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में मिलती रहे। और अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक किसी बड़ी नई शख्सियत से मिलेंगे। हर एपिसोड में नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग एक लिंक आपके साथ में शेयर करते हैं और उस लिंक में 5 क्वेश्चंस होते हैं और एक कॉन्सेप्ट, एक एक्चुअली वो क्विज कॉन्टेस्ट है जिसमें आपने ध्यान से इंटरव्यू को सुनना है। फिर 5 जो प्रश्न है उनके जवाब सबमिट करने हैं ऑनलाइन ही। और उसके बाद में ऐसे जो सफल विजेता रहते हैं उनसे हम लोग हर महीने में एक मैं रूबरू मुलाकात करता हूं और वो मेरे से प्रश्न करते हैं और हम लोग एक डिस्कशन करते हैं। कम्युनिटी क्रिएट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सो वो आप जरूर देखिए और अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से हम लोग मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।